गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे बहू की विदा। एकांकीकार का नाम विनोद रस्तोगी। दहेज प्रथा पर एकांकीकार ने व्यंग किया है। इस एकांकी का मैंने सारांश पढ़ाया था आप लोगों को। इस एकांकी में बहू की विदा एकांकी में निम्नलिखित पात्र हैं। जीवनलाल, जो एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 साल। राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी, उम्र 46 साल। रमेश, जीवनलाल का बेटा, उम्र 22 साल। कमला, रमेश की पत्नी, उम्र 19 साल। प्रमोद, कमला का भाई, उम्र 23 साल। इस एकांकी के वातावरण जो है बिल्कुल स्वच्छ है। लेखक कहता है कि एकांकी शुरू करने से पहले वहाँ के दृश्य को लेखक ने दिखाया है जहाँ पर ये एकांकी का घटना घटा। रेखाचित्र खींचा है कि कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 दरवाजा है। सामने वाला दरवाजा अंदर जाने के लिए है और बाएं का दरवाजा बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाएं और खिड़की खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई देते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर के दृश्य को निहार रहे हैं। भरे चेहरे, बड़ी मूछें, सिर गंजा है, धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और स्मृति के चिन्ह हैं। कुछ ही हटकर प्रमोद, जो कमला का भाई है, एक सुंदर नवयुवक, पैंट कमीज बूशर्ट पहनकर चेहरे पर निराश जन करुण भावना लिए हुए खड़ा है। प्रमोद जीवनलाल से आगे बढ़कर बोलता है, क्या निर्णय किया आपने? क्या सोचा आपने? क्या विचार किया आपने? जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगा, विदा नहीं होगी, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन का क्या दशा होगी? बहन का क्या हालत होगा? बहन की क्या अवस्था होगी यदि आप विदा नहीं किए तो? जीवनलाल बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत निर्दयी व्यक्ति हैं। मैंने उनकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद फिर बोलते हैं, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। हर लड़की पहला सावन अपने मायके में बिताना चाहती है, अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती है। जीवनलाल कहते हैं, जानता हूं। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाही लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से वो घबरा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं प्रमोद की बातों को, से ऊब रहे हैं प्रमोद को
के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रमोद फिर बोलता है, ये जानकर भी जीवनलाल कहता है, अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो मां का हृदय टूट जाएगा, मां बेचैन हो जाएगी, मां घबरा जाएगी, मां का दिल टूट जाएगा। जीवनलाल कहता है, मैं मजबूर हूं। अगर मां बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अगर मां का इतना ही ख्याल था तो तुमने दहेज क्यों नहीं दिया? दहेज के कारण ही जीवनलाल जैसा क्रूर, अपराधी, लालची, निर्दयी, लोभी व्यक्ति अपने पुत्र वधू को विदा नहीं कर रहा है। फिर प्रमोद बड़ा दीन स्वर में गिड़गिड़ा कर विनम्र भाव से निवेदन करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार जितनी भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर जीवनलाल फिर गुस्सा होते हैं कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य, अगर तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखता, झोपड़ी में रहकर महल का नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर खड़ा है। जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई, मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान की जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी मां से कि अगर बेटी विदा करना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें। प्रमोद फिर दूसरा फॉर्मूला अपनाता है, दूसरा सूत्र अपनाता है। किसी तरह अपने बहन को विदा करवाना चाहता है। एक मजबूर भाई अपने बहन के घर में खड़ा है, बहन के ससुर के सामने वो गिड़गिड़ा रहा है, बापूजी विदा कर दीजिए, विदा कर दीजिए। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने का चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुआ है। और तुम उत्तेजित स्वर में गुस्से से कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? कल का लड़का मुझे मूर्ख बना? ये आप क्या कह रहे हैं? प्रमोद कह रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ठीक कह रहा हूं। जीवनलाल कहते हैं, ठीक कह रहा हूं। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होंगे जब 5,000 नगद, वो दाया हाथ फैलाकर कहता है कि 5,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे तभी हम तुम्हारी बहन को विदा करेंगे। प्रमोद भी आवेश में आकर, गुस्से में आकर, प्रमोद भी आवेश में आकर, ये तो सरासर अन्याय है, ये तो गलत है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है?
जो विदा ना करने पे आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, रमेश बाबू कमला का पति, जीवनलाल, तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने का हिम्मत नहीं है उसमें। वो मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगाने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जीवनलाल। इतने निर्दयी व्यक्ति हैं जीवनलाल। अपमान से प्रमोद तिलमिला जाता है। बाबूजी, बेटी वाले समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु या ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वो खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देने वालों देखने वालों ने दांत तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी मेरी मूछे ऊंची है, समझे? प्रमोद बोलता है, जी जीवनलाल, रमेश गया है। फिर जीवनलाल कहते हैं, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कलाई पर बंधी जो घड़ी है उनको देखकर कहते हैं, कुछ ही देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहां बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उनके सपने के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी मां की आंचल पर होगा। इतने कठोर शब्द का प्रयोग जीवनलाल प्रमोद के सामने करते हैं। कितने निर्दयी व्यक्ति हैं, इनके चरित्र की विशेषताओं से पता चलता है। कितने लोभी किस्म के इंसान हैं। जीवनलाल के पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है, क्या आपका कोई नहीं? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू में तौलना चाहते हैं। बेटी बेटी है और बहू बहू। आज यहां तक हम पढ़ाते हैं। इस क्लास में देखेंगे जीवनलाल अब कमला को विदा करते हैं कि नहीं करते। धन्यवाद।